अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। आज हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, कोशिश करेंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और तमाम टॉपिक्स की डिटेल्स आपके सामने रखें। सबसे पहले सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, उनकी और एलन मस्क की लड़ाई चल रही है, उस हवाले से आपको बताएंगे। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये क्या कोई नई एक अलायंस बन रही है, इस हवाले से बात करेंगे। अफगानिस्तान ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है, किस इशू के ऊपर दिया है, ये भी हमने पहले भी बात की है, इसकी भी जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स लोकल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नेबर्स में इंडिया के अंदर एक बड़ी खबर आई है सैफ अली खान से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उसकी क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने दो तीन चीज़ों पे कह दिया कि सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं, तो सबसे मैं पहले हम किस पे बात सबसे करें? पहले अपने टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करा रही थी, मेरी वो वाली लिस्ट थी। अब जो जिन पे आपने बात करनी है वो मैंने पहला टॉपिक आपके सामने रख दिया है, ठीक है, तो वो उनमें से सैम। सबसे पहले पहले जो तीन हैं उनमें से सबसे पहला कौन है? उनमें से सबसे पहला यही सैफ अली खान वाला है। अच्छा, ओके, और चलो। ये क्या तफसीलात क्या है इसकी, ये क्या है एनिमी एक्ट वगैरह? देखिए, ये इंडिया ने जब पार्टीशन हुई है, पाकिस्तान और इंडिया बना है और बरतानिया से आज़ादी हासिल की 1947 में। उसके बाद इंडिया ने एक एनिमी एक्ट बनाया जिसके तहत जो 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 एनिमी कंट्री है या एनिमी इंडिविजुअल है, उस कंट्री का वो सिटीजन है, अच्छा। उसकी प्रॉपर्टी जो जायदाद होगी वो हुकूमत अपने कब्जे में ले लेगी। और ख़ास तौर पे नहीं बल्कि स्पेसिफिक था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं या जो चाइना चले गए हैं 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद यानी? पार्टीशन के बाद, ओके। ये वो एक्ट था। अब उसमें ये हुआ है कि इस एक्ट को बदलते रहे हैं ये बार बार। सबसे अभी जो ये रिसेंटली अभी आपने जो बात की है, 15,000 करोड़ अरबों रुपए की जायदाद है सैफ अली खान की। इसका झगड़ा शुरू हुआ है नवाब इफ्तिखार अली खान से। नवाब इफ्तिखार अली खान सैफ अली खान के दादा थे अच्छा। और उनके दो बेटे थे, नवाब शेर अली खान और नवाब मंसूर अली खान। उनकी बेगम थी साजिदा सुल्तान, जो कि दादी थी सैफ अली खान सैफ अली की। खान की। ओके। अच्छा, अब ये हुआ कि दादा वहीं रह गए, नवाब इफ्तिखार अली खान इंडिया में रह गए और साजिदा सुल्तान अपने बेटे नवाब शेर अली खान के साथ पाकिस्तान आ गई, क्योंकि नवाब शेर अली खान ब्रिटिश आर्मी में थे और वहाँ से उन्होंने चूज़ किया पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना। नवाब शेर अली खान है, ओके। जो कि सैफ अली खान के चचा या ताया थे। अब वो पाकिस्तान आ गए तो यहाँ फिर वो फौज में रहे और फिर मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। उन्हें हिलाल जुर्रत भी दिया गया था और 1947-48 की जो कश्मीर जंग थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, उनके आगे बेटे थे मेजर जनरल जो असफंदयार अली खान, वो थे शेर अली के बेटे। वो अच्छा। भी पाकिस्तान फौज में गए और वो भी मेजर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए। और इंटरेस्टिंग। वो आईएसआई में एक वक्त ऐसा था कि जब वो आईएसआई के चीफ बनने के उम्मीदवार भी थे। सैफ अली खान के ओके। फर्स्ट कज़न, आप समझ, फर्स्ट कजन। ओके। फर्स्ट कज़न उनके थे। अच्छा, चचा के बेटे। अब उसमें ये इंटरेस्टिंग, ये तो है पाकिस्तान में जो आप कह रही हैं। और इनके एक और कज़न है शहरयार अली खान, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो भतीजे थे, वो कज़न थे उसके नवाब शेर अली खान के और मंसूर अली खान के। वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रिटायर हुए और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे नवाज शरीफ के दौर में, 90s में। वाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये हाँ। फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल और इंटरेस्टिंग है। और हुआ ये है, अब हम ये स्टोरी तो पाकिस्तान की मैंने आपको बता दी। ठीक है। इंडिया में व्हाट इज क्या ऑन हो रहा इंडियन है? साइड? इंडिया में ये हो रहा है कि जो सैफ अली खान की दादी थी साजिदा सुल्तान, वो पाकिस्तान आ गई बेटे के साथ और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम थी। जो उन नवाब खानदान के बहुत प्रॉपर्टी है उनकी, तो वो उनके नाम थी साजिदा सुल्तान। तो ज़ाहिर है उनके बाद उनके बच्चों के नाम या जिसके, तो इन्होंने अपना जो भी बंटवारा किया साजिदा सुल्तान ने, वो नवाब जो मंसूर अली खान थे, जो सैफ अली खान के वालिद हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की थी, बहुत मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हैं, अभी भी हयात हैं। और सारी उम्र उन्होंने इंडिया की खिदमत की, तो उनके नाम वो चलेगी प्रॉपर्टी सारी। अब ये जो एक्ट है ना, एनिमीज एक्ट, ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान के नाम थी, जो कि पाकिस्तान चली गई, जो कि एनिमी कंट्री है। तो ये एनिमी कंट्री की सिटीजन हैं, इनकी प्रॉपर्टी पे सारा कब्जा जो है वो इंडिया करेगा। गवर्नमेंट का और हो ये जाएगा। मोदी के आने के बाद ये काम ज़्यादा बढ़ा है। अब उनके उनके खिलाफ एक फैसला आ गया है
और जिस पे वो उनके पास सिर्फ 30 दिन है सैफ अली खान के पास कि वो अदालत में अपील करें वहाँ, और अगर अदालत उनका केस सुनती है और उनके नाम वो प्रॉपर्टी रहने देती है तो वो रहेगी, which वरना seems जो very difficult. विच सीम्स वेरी डिफिकल्ट। और इसमें जो इंडिया में एक मसला हुआ है वो ये है कि वहाँ इंडिया के मुसलमानों, ये समझा जा रहा है कि एनिमी एक्ट इंडिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाया गया है, उनको दबाने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए। और उनमें जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो कामयाब फैमिलीज़ हैं, जो अमीर फैमिलीज़ हैं, उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है। और अब ये सैफ अली ख़ान की फैमिली ज़ाहिर है, इनके पास इतनी जायदाद है जिसकी कीमत 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी प्रॉपर्टी है, तो उसको हुकूमत छीनना चाहती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो हिंदुत्व के नज़रिए पे चल रही है। मोदी जो है, अब इसमें ये एक इशू बना हुआ है, एंटी मुस्लिम इसको इशू देखा जा रहा है इंडिया में। और इसमें हकीकत भी है, हाँ, हकीकत really भी है कि आप सिर्फ इसलिए कि एक इंडिया का अगर सिटीजन है कोई, और सैफ अली खान जैसा कि है, वो सारी उम्र इंडिया का सिटीजन रहा, उसका बाप मंसूर अली खान इंडिया का सिटीजन रहा, कैप्टन रहा इंडिया की टीम का, और वहीं पे सारा उन्होंने कारोबार भी किए, वहाँ सारी उम्र भी गुजारी, उनकी वालदा यहाँ आ गई, और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और रिश्तेदारियाँ भी आपस में, जैसे मैंने आपको बताया कि पटौदी फैमिली यहाँ भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल रही है, वहाँ भी रही है। तो और ये, हाँ, एक और मज़े की बात आपको, इंडिया अफ़गानिस्तान जो नेक्सस बन रहा है आजकल ना, ये जो सैफ अली खान की फैमिली है ना, और नवाब इफ्तिखार अली खान की फैमिली, ये कंधारी पठान थे, कंधार से कंधार अफ़गानिस्तान से ये माइग्रेट किया था इन्होंने। भोपाल शायद, भोपाल नहीं, भोपाल से तो इनकी साइदा सुल्तान थी ना, नवाब भोपाल अच्छा। की बेटी। इन्होंने पटौदी जो जगह है ये पंजाब का हिस्सा थी, अभी वो हरियाणा का हिस्सा है। Okay. तो और वो पंजाब, बहरहाल ये वहाँ पे, Very interesting. तो ये जो है ना, इंडियंस अफगान जो है जाके रुकते इंडिया ही में थे, पाकिस्तान से गुजर जाते थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलके कुछ पुराना पाकिस्तान से कोई बदले लेना चाह रहे हैं, किस किस्म के ये नहीं मुझे पता। ये आगे चल के बात करते हैं। ये एक लड़ाई ये हो गई है, दूसरी भी एक लड़ाई चल रही है इंटरनेशनल, अगर हम चले जाएं, सैम ये भी ऑल्टमैन, इंटरनेशनल लड़ाई है, और लेकिन ज़ाहिर है मुसलमान है, साउथ पाकिस्तान एशिया का के अंदर इसमें हो है। रही है। सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क, इनको क्या हुआ है? ये टेक जायंट्स क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? देखिए, सैम अल्टन की आपने बात की है, और सैम अल्टन जो है वो ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा एक काम है। उसके लिए ट्रंप ने अनाउंस किया है पहली तकरीर में कि मैं $500 अरब, $500 अरब पता कितना होता है? कोई अंदाजा है आपको? यहाँ तो पूरे नहीं आएंगे। पाकिस्तान की पूरी टोटल इकोनॉमी से भी दुगना ज़्यादा। $500 अरब जो हैं वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है प्रोजेक्ट्स ओपन एआई को हाँ। देंगे, और ताकि इसको वो तरक्की दें। अब सैम अल्टन के साथ एक और मसला ये हुआ है कि उसकी बहन ने उस पर बहुत घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, और ट्विटर जो है, एक्स अकाउंट जो है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, उसके ट्वीट्स को सैम अल्टन के खिलाफ। तो अब ये जो लड़ाई चल रही है ना, उसमें इलॉन मस्क को मसला ये हुआ है कि इलॉन मस्क समझता है कि टेक जायंट तो मैं ही हूँ सिर्फ, और कोई ना है, तो उसकी एक अपनी जेलसी, राइवलरी है। और वो सैम अल्टन पे उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठा आदमी है, इसके पास तो $10 अरब भी नहीं है, ये $500 अरब इसके पास कहाँ से आ जाएंगे, और ये सारा क्योंकि इलॉन मस्क के अपने भी डिज़ाइन है ना, कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो भी फोकस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे उसने बहुत इन्वेस्ट किया है, और उसने ट्रंप पे बहुत इन्वेस्ट किया है। और ट्रंप पे इन्वेस्ट करके उसका ख्याल है कि अब ट्रंप इक़्तिदार में आ गया है, मैं उसका गोल्डन बॉय हूँ, मैं उसका फेवरेट हूँ, तो अब सब कुछ जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें, वो मेरे ज़रिए हों। वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में इतने सारे टेक जायंट्स कैसे रहेंगे, ये हाँ, पता नहीं। अब वो जाहिर है ये इंटरेस्टिंग भी होगा, हाँ। और इन अ वे ख़तरनाक भी है, इसलिए कि जो इलॉन मस्क कर रहा है ना, देखिए उसने जो वो अरीना में जो तकरीर की है ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद, एक उसमें स्टेडियम में जाके, वहाँ उससे पहले वो जिस तरह उछल कूद कर रहा था, डांस कर रहा था इलॉन मस्क अकेला स्टेज पे, उसमें उसने एक इशारा, उसने एक सैल्यूट किया यूं वाला जो है हिटलर नाजी। अब वो एक वहाँ एक ये नया रौला पड़ गया है अमेरिका में इलॉन मस्क के खिलाफ। एक तो ये सैम अल्टन से उसकी चल रही है ना लड़ाई,
इस बात पे। दूसरा उसका ये होगा कि उसने जी उसको कह रहे हैं इसने नाजी सैल्यूट किया। नाजी सैल्यूट है हिटलर से रिलेटेड, क्योंकि हिटलर ने ये सैल्यूट जो है इंट्रोड्यूस करवाया अब था। वो उसमें टेलर स्विफ्ट को भी उन्होंने घसीट लिया है एलन मस्क ने, सो तो वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। एग्जैक्टली तो वो अब शुरू में इलॉन मस्क के हालात ख़राब भी हुए थे इसराइल के साथ जब ये गज़ा की जंग शुरू हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने जाके इसराइल का दौरा किया। उसने अपने एक्स अकाउंट पे फ़लस्तीन के हक़ में जो मुहिम चलती थी उसको डाउन प्ले करना शुरू किया, तो उसके हालात ठीक। अब ये फिर एक और ख़ास तौर पे लेफ़्ट है जो अमेरिका का जो लिबरल है, वो तो इन लोगों पे बहुत प्रेशर डालेगा, ट्रम्प पे और इलॉन मस्क पे। लेकिन देखना ये है कि ये आपस में जो लड़ना शुरू है, अगर अगर ट्रम्प एक बात और अमेरिका में हो रही है कि ये जो इसने ट्रम्प की अनाउंसमेंट है ना $500 अरब की कि वो सैम AI के एल्टन लिए। को देगा ओपन एआई के लिए, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उस पे जब इलॉन मस्क ने तनकीद की है ना, तो वहाँ पे तबसरा निगार जो है ना अमरीकी, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रम्प इसको ठंडे पेट बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रम्प ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके उसके दोस्त जो हैं, दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, कि उसके दोस्त जो हैं उससे वफादारी ना निभाएं और उसकी फैसलों पे तनकीद करें, वो उनको माफ़ नहीं करता। तो ये एक एलन मस्क। दुश्मनों को तो शायद वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर उसका कोई दोस्त है और उसका वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ट्रम्प इस बात को दिल में बिठा लेता है। लेकिन देखना है कि ये ट्रम्प क्या करता है। अब ये तो है वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर लड़ाई हो रही है, लेकिन जो साउथ पे अब आप अमेरिका ने फ़ौज तलब कर ली है ट्रम्प ने आते ही, और वहाँ बॉर्डर पे लगा दी है कि वहाँ से जो तारकीन वतन अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे वो ना आ सके। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, तो वो भी वहाँ उनमें फंसे हुए हैं, वो भी दाखिल होना चाह एग्जीक्यूटिव रहे थे। ऑर्डर्स के जाहिर है काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स जी आ रहे हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिटीजनशिप ख़त्म करने, बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने से मुतालिक भी ट्रम्प ने साइन किया है, जी, उसमें भी कोई डेवलपमेंट हुई है? व्हाट इज़ दैट इफ़ यू वुड लाइक वो टू मैं शेयर? उस पर आपको मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तानी भी इसमें वहाँ फंसे हुए हैं, और पाकिस्तानियों को जो वहाँ रहते हैं दोहरी शहरियत वाले, ख़ास तौर पे मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो उषा वांस के बारे में सोचें। उषा वांस पता है आपको कौन है? नहीं। थैंक यू वेरी मच, जनरेशन जी ना आप। उषा वांस जो है वो अमेरिका के नायब सदर की बीवी हैं जो अभी मुंतखब हुए हैं, डी वांस। जेडी वैंस, ओके। जेडी वैंस की वो बीवी हैं। ऑलराइट। उषा वैंस वो इंडियन हैं, और जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने के लिए कांग्रेस में मुहिम चला रहे हैं, उनको मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना वो ऐसे तरक्की करती हैं दूसरे मुल्कों में जाके, आपकी तरह पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटते। और ये पाकिस्तान की जड़ें काटने से मुझे याद आ गया वजाहत सईद ख़ान और डॉक्टर पता नहीं कहना चाहिए, हाँ, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। तो मैं जितने रिटायर्ड जनरल इस वक्त गोल्फ खेल के फारिग होकर अभी उनका टी टाइम हो रहा होगा ना हमारे टैक्स के पैसों पे, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बस में हो ना तो मैं आप लोगों के कानों पे हेडफोन लगा के वजाहत सईद ख़ान और मोहित पीरज़ादा की जो टॉक है वहाँ कांग्रेस में, जो वो लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगवाने के लिए, वो मैं आपको सुनवाऊँ, और मैं आपको 24 घंटे सुनवाऊँ, और मैं कहूँ कि गोल्फ खेलते हुए भी ये सुने कि आप कितने खुदगर्ज लोग हैं, कि आप लोगों ने ये बनाए हमारे ऊपर हमारे टैक्स के पैसों से, इनको आपने ठेके दिए फ़ौज से, इनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए फ़ौज से, जो पैसा हमारे टैक्सों से पाकिस्तान के दिफा के लिए जाता था वो आप इनको वो देते थे, इनके मुंह में डालते थे हराम का लुकमा। हराम का लुकमा खा के जो मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करेगा, वो हराम का लुकमा ही होगा, वो हलाल नहीं हो सकता। और वो फिर किसी से जो रिश्वत ले के, ये मैं उन रिटायर्ड जर्नैलों को सुनाना चाह रहा हूँ कि जो रिश्वत ले पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी की बात करने के लिए, वो आज आपसे रिश्वत ले रहा है तो कल वो सीआईए से भी रिश्वत ले सकता है। जिसने एक दफ़ा रिश्वत ले ली, वो किसी से भी ली, वो भी हुब्बुल वतनी के लिए, वो किसी से भी लेगा। तो आपको तो शर्म नहीं है, आपको हया भी नहीं है कि आप खड़े होकर माफ़ी मांगे इस कौम से कि आपने इस कौम के ऊपर क्या क्या मुसल्लत किया, और आज वो आपके इदारे के ख़िलाफ़, जिसका आप आज भी खाते हैं बर्तनों में डाल के रोज़ाना रात को हैप्पी आवर के बाद, उसी पैसे से वो आपके बनाए हुए क्या कर रहे हैं इस वक्त। देखें
मेरा मेरा बस हो तो इनके कानों पे लगा के इनको 24 घंटे सुनवाऊं और 7 दिन तक सुनवाऊं इनको, कोई impact उनकी भी आता बातें देख पाकिस्तान के खिलाफ जिनको ये बना के गए हैं और रिटायर्ड हैं और घर बैठे हैं। क्या कहूं इनको मैं? इनको सिर्फ ये कहूंगा शर्म और हया होती है कोई चीज, आपको है? कोई इम्पैक्ट भी आता तो देख रहे हैं आप इस सारी ब्रीफिंग का जो कल हुई है? पता नहीं, खैर उसको बाद में आएंगे, इम्पैक्ट आता ही नहीं, उसमें हम अलग से ठीक है, करेंगे। चलें। लेकिन इस वक्त तो मुझे दिल को जो तकलीफ हो रही है इन लोगों की जहालत पे, ये डम्ब हैं, ये डफर इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि आपको पता ही नहीं होता, आप 2-3 साल से आगे सोच ही नहीं सकते, डेंजरस स्टफर्स। आपके 2-3 साल से आगे आपकी सोच नहीं जाती, तो आप वही काम करें जिसके लिए आपको बनाया गया है। हमारे काम में आप मुदाखलत ना करें, और अब आपने की है और आपने इस मुल्क को तबाह किया है तो आपकी भी पूछ प्रतीत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रोजाना मुस्कुराहटें, आप गोल्फ खेलें, चाय पिए वहाँ पे और फिर स्माइलें दे दे के तस्वीरें खिंचवाएं और ठट्ठे लगाएं इस मुल्क पे और दबाव डालें इस मुल्क की मौजूदा क़यादत पे और पाकिस्तान पे। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए। गैरत तो नहीं है, शर्म ही आ जाए। जो मैं बता रहा हूँ सुन लें, जाएं सुने जाके। जिनको पैसे दे दे के आपने हर महीने हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ था, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और आपकी फौज के खिलाफ, जिससे आप पेंशन लेते हैं, कटोरा लेके खड़े होते हैं हर महीने दरवाजे पे पेंशन के लिए। खैर एंड दे गो बैक टू देयर बैरक्स। मैं तब मानूंगा इन्होंने लेसन लर्न किया जब ये खड़े होकर माफी मांगेंगे अपने करतूतों पे, माजी के। कम अज कम माफी मांगे, कम अज कम ये है कि माफी मांगे करेक्शन और आंसू गिराएं, कोई शर्मिंदगी का, कोई हया का जो नहीं है इनमें। मुश्किल है। तो अच्छा, दूसरा मैं बात कर रहा था दोहरी शरीयत वालों को कि वो पाकिस्तान की जड़ें ना काटें, जान छोड़ दें हमारी। सबकी बात नहीं कर रहा, जिनको तकलीफ है पाकिस्तान की वो हमारी जान छोड़ दें और उषा वांस से सीखें। वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है वो, आपकी तरह पोस्टर उठा उठा के गालियां बकती हैं, गंदी गंदी गालियां बकती हैं ये खवातीन। मर्द तो हैं ही, खवातीन भी। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें चाहिए कि पढ़े लिखे। वो दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज थे, जेरी वांस एंड उषा वांस, उषा एंड जेरी वांस। ठीक है, और वहाँ से वो तो इनमें से कोई यूनिवर्सिटी अच्छी में जाए तो तभी है ना। ये तो टैक्सियों के पीछे भागते हैं, येलो कैप्स के पीछे भागते हैं और पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं। चलें, तो we'll dedicate an entire show to this. तो खैर दूसरा ये जो आपने बॉर्डर की बात की है, बॉर्डर पे अब ये है कि वो बर्थ राइट का जो है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। इंडियंस भी सारे इतने फरिश्ते नहीं हैं। इंडियंस का हाल देख लें आप कि H1B वीज़ा पे जो गए हुए हैं काम करने के लिए, अब 20 फरवरी से पाबंदी लग जाएगी, ट्रंप ने लगा दी है कि जो बाय बर्थ राइट आपको अमेरिकी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पहले यह था कि उस ज़मीन पे, अमेरिका की ज़मीन पे जिसका पाँव लग गया और वहाँ पे वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही वो अमेरिका की ज़मीन पे, तो उसको शहरियत अमेरिका की तरह बर्थ राइट था। अब वो ख़त्म हो रहा है। अब ये अमेरिकी जो हैं बहुत सारे कपल्स ये कर रहे हैं कि हज़ारों लोग, वो उन्होंने कह रहे हैं, मैंने पढ़ रहा था, मैंने कहा वहाँ लाइनें लगी हुई हैं क्लिनिक्स के बाहर कि वो बच्चों को उनकी मियाद से पहले ही उनकी डिलीवरी करवा रहे हैं ऑपरेशंस के ज़रिए, ताकि 20 फरवरी से पहले बच्चे पैदा हो जाएं और उनको 20 फरवरी से पहले पैदा होंगे तो उन्हें अमेरिकी शहरियत मिल जाएगी। तो ये बच्चे की सेहत भी खतरे में डाल रहे हैं, अपनी सेहत भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि एहसास से कमतरी और हमारे जो अंदर हुए ग़ुलामी है ना, जो कितनी ज़्यादा है बरसगीर के लोगों में ख़ास तौर पे, और पाकिस्तानियों में भी है, इंडियंस में भी है, कि वो बस अमेरिका, गोरस्तान, गोरे का मुल्क, वहाँ रहना है, वहाँ जाना है, तो उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं ये सोचें आप। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, और जो आप बता रहे हैं डिटेल्स वेरी अनहेल्दी, एंड आई होप कि सैनिटी प्रिवेल्स। इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू हमारा आज का तीसरा टॉपिक, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया। यू थिंक ये जो ट्रंप के आने से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, पाकिस्तान और ईरान आपस में क्लोज आ सकते हैं? अच्छा, इसमें पाकिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, आप इसको अफगानिस्तान भी इसमें ऐड कर लें। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया का मसाला भी छिड़क लें ऊपर, ये सब इकट्ठा है। अब इशू ये है एक अलायंस की नहीं, अलायंस नहीं होगा ये। इंडिया और अफगानिस्तान तो एक उनका अलायंस बन रहा है। ये गेम अभी हो रही है। अब इशू ये है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को खैरात देनी बंद कर दी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जो मिल रही थी, और अफगानिस्तान के तालिबान इस्लाम के नाम पे लिए जा रहे थे खामोशी से। अब हुआ ये है कि उन्होंने
दो अमरीकियों को रिहा किया है अफगानिस्तान की हुकूमत ने, जिनको उन्होंने अगवा किया हुआ था बहुत अरसे से, और उसके बदले में एक अफगान जो कैलिफोर्निया की जेल में था, जिसको पकड़ा गया था दहशत गर्दी के इल्ज़ाम पे, उसको अमेरिका ने रिहा किया। तो ये स्वैपिंग हुई है जिसकी खबर बहुत ज़्यादा नहीं आई। तो क्योंकि तालिबान, देखे ना, तालिबान अपने मुल्क के हिसाब से तो डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ तालिबान पे ये होता है कि इस्लाम का नाम लेते हैं, पख्तूनवाली का नाम लेते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा बुग्स इनका जो है वो पाकिस्तान के बारे में है। इसकी मुझे वजह नहीं समझ आती। अमेरिका से भी पींगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया से भी बढ़ा रहे हैं, इवन ईरान से भी इनके ताल्लुकात बुरे नहीं हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इनका बुग्स पता नहीं क्यों है। एंड दिस अच्छा, डेट्स बैक टू बहुत पहले से, जब ये लोग कहते हैं, इसको कंफ्यूज करते हैं कि लेकिन हमने गलतियां हमसे भी हुई हैं, इसमें हमने कोई शक अफगानिस्तान, नहीं। लेकिन हमसे हुई हैं हाँ, गलतियां। उससे पहले से ये ये सारा नहीं मामला है कि है ना। गलतियां नहीं हुई, लेकिन बात ये है, एक रूलिंग एलीट होती है हर मुल्क में, जो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। अब रूलिंग एलीट जो अफगानिस्तान की है, उनके भी बंगले हैं दुबई में, उनके भी अपार्टमेंट्स हैं दुबई में, उनके भी बैंक अकाउंट्स हैं बहुत बड़े बड़े दुबई में और कतर में। वो कि ऐसे आम अफगानी गरीब जैसे तो नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान के गरीब भी मरते हैं, अफगानिस्तान के गरीब भी मरते हैं। मसला ये कि हमें बैठ के पीसफुली इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि इस खित्ते को हम निकालें इस गुर्बत से ठीक और है। इस जंग से। ये नहीं समझ पा रहे तालिबान, और वो अमेरिका से तो पींगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया से भी बढ़ा रहे हैं, ईरान से बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं बढ़ा रहे। इसमें ऐड कर लें वो जो आपने हमें बल्कि बताया था कि इंडिया ने अमेरिका ने असलहा वापस करने का कहा है, तो उस पे अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब भी आया, अनऑफिशियल है बट एक नहीं नहीं, स्टेटमेंट है। अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि अच्छा। हम ये असला वापस नहीं देंगे। बल्कि उन्होंने ये कहा है, अमेरिका से मुतालबा ये किया है कि हम $7 बिलियन का असला है, उसमें जहाज हैं, उसमें टैंक हैं, तोपें हैं, गाड़ियां हैं, और बहुत सारा, और कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा वो सिस्टम है उनके पास। तो एडवांस वेपन्स। अमेरिका कह रहा है वापस दें। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि नहीं नहीं नहीं, तालिबान ने क्या कहा, नहीं आप ये वापस दें, आप हमें मजीद असलहा दें और जदीद असलहा दें, ताकि हम इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, आईएस के जो है, आईसिस या आईएस के, हम उनके खिलाफ लड़ सकें। अब ये जो गेम बननी है ना, ये बन रही है, ये मुझे ख़तरनाक लगे। इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें मुझे ख़तरा भी नज़र आ रहा है कि एक क्या हम ये खित्ता फिर एक और नई जंग की तरफ जा रहा है। क्योंकि वजह इसकी यह कि ट्रंप बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह चुका है कि आईसिस के हमारे खिलाफ है, मतलब अमरीकियों के खिलाफ है, आईएस के भी अमरीकियों के खिलाफ है, तालिबान भी अमरीकियों के खिलाफ है। अगर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इनको लड़ने देना चाहिए, हमारा क्या नुकसान है, हम क्यों अपनी फौज वहाँ रखें, हमें अपनी फौज वापस निकाल लेनी चाहिए। ये कहा था उसने बहुत अरसा पहले। अब अगर वो इसी पॉलिसी पे अमल करता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों को हलाशेरी देगा, अमेरिका दोनों को प्रोवोक करेगा कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। तो जब इस तरह प्रॉक्सी वॉर होगी, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो फिगर इन करेगा ना। तो क्या एक और प्रॉक्सी वॉर के लिए पाकिस्तान तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रॉक्सी वॉर्स के ही जरिए रह जाएगी, ये एक चीज़। और जिससे मेरा ख्याल है चाइना बहुत खुश नहीं होगा, क्योंकि चाइना चाहता है कि इस मुल्क में, इस खित्ते में अमन आए। इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा इस प्रॉक्सी वॉर से अगर अफगानिस्तान में आईसिस और आईएस के और तालिबान के दरमियान कोई जंग होती है। पाकिस्तान इसमें डायरेक्ट पार्टी बन जाएगा। प्रॉक्सी वॉर्स में इतना सफर करने के बाद भी एक और प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हम बन सकते हम हैं। मजबूरी है ना, क्योंकि टीटीपी से तो हम लड़ ही रहे हैं। टीटीपी को वहां पनाह मिल रही है, टीटीपी यहाँ हमला करेगी, हम उसके पीछे जाएंगे, वहाँ आगे वो फिर हम टीटीपी को वहाँ काउंटर करने के लिए या तालिबान को नुकसान पहुँचाएंगे या उन्हें कन्विंस करेंगे, या फिर आईसिस या आईएसके के साथ हम राब्ते बढ़ाएंगे, या नॉर्दर्न फ्रंट जो है वाखान पे उसको हम अपनी तरफ लेके आएंगे। तो ये एक हमें, हमारे भी तो नेशनल इंटरेस्ट है ना, हमारे भी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज जेन्युइन है। और उसमें वो रिटायर्ड जर्नैलों के बनाए हुए असासे अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाएं। ठीक है, तो देख लें आप ये क्या हो रहा है। तो इस पे ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान की। इस पे अब इस इशू ये है कि पाकिस्तान की जो बिगेस्ट कहना चाहिए होप समझ लें या स्ट्रेटजी में, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के और असल हुक्मरान भी वही हैं, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। और जिसके ख़िलाफ़ ज़ाहिरा बुशरा बीबी ने बहुत प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की थी जब पेशावर से वो फाइनल कॉल लेके आ रही थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है हमें कॉल आ गई थी जब हम वो उसने मना किया था, उसने बाजवा को कहा था कि ये क्या उठा लाए हो। तो उसने हमारी हुकूमत के गिराने में भी एक रोल प्ले किया है। तो वो उसके बाद उनके खिलाफ एक सेंटीमेंट यहाँ पे ग्रो किया गया। तो उसकी वजह ये है
कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत एक अच्छी डील पाकिस्तान को अमेरिका के साथ दिलवा सकते हैं इन हालात में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हल्फ उठाने के बाद ट्रंप ने, जो बहुत ताकत के साथ आया है इक़्तिदार में, उसने सबसे पहली जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है पूरी दुनिया में वो मोहम्मद बिन सलमान से की है। और दोनों ने इस मुल्क में इस मुल्क में कह रहे हैं, इस रीजन में जो रोल है सऊदी अरेबिया का उसके बारे में बात की, और ईरान की आपने बात की है। अब इसमें जो है ना, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ईरान और इसराइल, सऊदी अरब से बात करना जो है ना, इसमें ईरान और इसराइल का इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इसराइल को ख़तरा है, अमेरिका को भी ख़तरा है। तो एक डील पहले हुई थी पिछले ट्रंप दौर में ईरान के साथ, जो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप इक़्तिदार से चला गया। ट्रंप की ख्वाहिश होगी कि वो डील को आगे लेके चले, जिसमें अब्राहम अकॉर्ड हुआ था और सऊदी अरब उसमें पार्ट एंड पार्सल था। सऊदी अरब ईरान के सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए थे उस डिप्लोमेसी के रिटर्न में। अमेरिका फिर चाह रहा है कि ये ताल्लुकात ईरान और सऊदी अरब में बेहतर हों और ये आगे चलें, क्योंकि इससे सुन्नी शिया जो एक शिज़्म, एक तकसीम हो चुकी है पूरी इस्लामी दुनिया में, वो शायद कम हो सके। उसमें सुन्नी शिया तकसीम कम होने में पाकिस्तान का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 25% या उससे ज़्यादा शिया हैं, शिया आबादी है जो ईरान के साथ बहुत लिंक्ड है, और ईरान का यहाँ इन्फ्लुएंस है, हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है इस तरीके से। और इसमें इसराइल को के साथ तस्लीम किया जाना और उसको किसी स्टेज पे उसके साथ दुश्मनी कम करना, फ़लस्तीन का मसला हल करना, इसमें ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये ममालिक का रोल बहुत अहम होगा। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक हों। इसलिए यहाँ पे ईरान का, और वो तभी हो सकेंगे जब ट्रंप, अमेरिका का जो सदर है, उसके ईरान के साथ कुछ मामला तय हो जाएं। और ईरान और ट्रंप नहीं वॉर चाहता है इंटरनेशनल, तो ख़ास तौर पे जिससे इसराइल को कोई थ्रेट महसूस हो जिस वॉर से। तो अगर ईरान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के और सऊदी अरब के ठीक हो जाएं तो इसराइल को थ्रेट कम हो जाएगी। इसराइल को थ्रेट कम होगी तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के पास शायद ये ऑप्शन हो कि इसराइल से अपने ताल्लुकात वो इस सूरत में बेहतर कर सकें कि फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए पहले, फिर टू स्टेट सॉल्यूशन या जो भी है। तो ये जो सारी जो है ना, ये गेम चल रही है। और इसमें ये जो कॉल हुई है, इससे आप सोच लें कि ट्रंप के लिए दुनिया में सबसे अहमियत क्या है, किसकी है, और इस्लामिक दुनिया में, इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी है। तो अब, और उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो मौजूदा सिविल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप है उस पर काफ़ी फोकस किए हुए हैं। इसीलिए शरीफ फैमिली को ये एडवांटेज है इस वक्त कि उनके ताल्लुकात उस फैमिली, सऊदी फैमिली से बहुत अच्छे हैं, और आर्मी चीफ के भी बहुत अच्छे हैं। तो शायद पाकिस्तान, और इसीलिए इमरान खान को ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और उनका जो वो फाइनल कॉल ख़राब हो गई, वो सब उसके बाद मुज़ाकरात, अब उन्होंने इनकार कर दिया, उनको सज़ा हो गई है 14 साल की, और उसकी अपील जब हाई कोर्ट में जाएगी तो वहाँ क्या होगा और कब तक होगा। तो अभी उनके लिए अगले 1-2 साल में कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनकी पार्टी भी जो है अब इस पोजीशन में नहीं रहेगी कि वो कोई एहतजाज कर सके। आगे रमज़ान आ रहा है, उसके बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, तो ये साल तो गुजर जाएगा इसमें। और फिर उनका मोरल बहुत डाउन है उनके वर्कर्स का, जिस तरह उनको वर्कर्स को बार बार वर्गलाया गया। पंजाबी यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हैं, पख्तून माओ को कहते हैं अपने बच्चे भेज दो यहाँ इस्लामाबाद में लड़ने मरने के लिए, खुद वहाँ डॉलर कमा रहे हैं। फिर यहाँ जो लीडरशिप आती है, वो बुशरा बीबी भी पंजाबी हैं, वो आई कि मैं मर जाऊँगी, मैं जाऊँगी नहीं, वो कैसे भागी यहाँ से वर्कर्स को छोड़ के। अली मीन गंडापुर 3 दफ़ा वर्कर को छोड़ के भाग गया। ये सब चीज़ें जो है ना, ये लोगों को अब नज़र आ रही हैं। साथ खैबर पख्तूनख्वा में काम कोई नहीं हो रहा, करप्शन वहाँ अरूज पे है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, अमन व अमान वहाँ नहीं है। तो लोग चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आए, बेहतरी आए, फिर शायद वो इन चीज़ों पे सोच सकें। ठीक है, आपने वैसे तो हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कमेंट कर ही दिया है। लास्ट में ये बता दें कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इमरान खान ने ज़ाहिर है मुज़ाकरात उसी से मशरूत किए हैं। देखिए, यू थिंक कि कमीशन बन जाएगा? अभी तो खान साहब ने कह दिया है कि मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे, ज़ाहिर है कमीशन नहीं बन रहा। भी ये कह रही है, और वो कह रहे हैं हम कमीशन के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी कमीशन का बनना या ना बनना अभी तय नहीं है। किसी ना किसी वक्त ये एक बारगेनिंग चिप है। खान साहब के पास पत्ते जो हैं वो कम हो गए हैं। अब पत्ते उनके यही हैं जो बाहर बैठे हुए, जिनको रिटायर्ड जर्नलों ने यहाँ से बना के असासे मुल्क से बाहर भिजवा दिया था, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको पाला, हराम का उनको दिया, करप्शन करवाई उनको, अब वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। ये होता रहेगा, इसमें पाकिस्तान भी जवाबी लॉबिंग कर रहा है और करेगा भी।
तो जैसे मैंने आपको खित्ते की सूरत हाल बताई है, उसमें पाकिस्तान बहुत अहम है। इतना गैर अहम नहीं होगा अमेरिका के लिए। ज़ाहिर है अमेरिका को मैंने दो मेन इश्यूज हैं ना, पाकिस्तान कम्प्लीटली चाइना के कैंप में ना चला जाए, और न्यूक्लियर पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उस पर। और पाकिस्तान इस कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। खेल रहा है। अच्छा। गवादर एयरपोर्ट का खोलना, एयरपोर्ट का इनाग्रेशन उनकी जो हुई है, और अब जो कोशिश हो रही है कि चाइना से यहाँ इंडस्ट्री को शिफ्ट हो, ये और खुंजराब पास पहली बार सर्दियों में खुला है इस साल। ये सब पाकिस्तान पॉजिटिव अपने कार्ड मैसेजिंग है। खेल रहा है अच्छे तरीके से, सिर्फ ये बताने के लिए अमेरिका को कि हम चाइना से, अगर आप हमारे साथ मामला बेहतर नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि हम कम्प्लीटली चाइना के कैंप में चले जाएं। Alright. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से अपनी इस गेम को खेलेगा। ना ही वो चाइना के कैंप में जाएगा कम्प्लीटली, ना ही अमेरिका के कैंप में। उसने पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करना है, और उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में, और आज भी 6 वहाँ पे दहशतगर्द मारे गए हैं यूरोप से, जो एंटर होने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान से, और फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कहा है कि इस दहशतगर्दी को रोके। तो अभी ये चीज़, और पाकिस्तान ने वाज़े मैसेज दे दिया है कि बलूचिस्तान पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आई गेस हमने जस्टिस किया तमाम टॉपिक्स के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। हाफिज़।